नमस्कार, आप सबका स्वागत है लखनऊ से इस सबसे बड़े दंगल की सबसे बड़ी बहस में। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर ये विशेष कवरेज उत्तर प्रदेश चुनावों पर। मैं इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद हूँ। लखनऊ की पहचान हजरतगंज और वहाँ की पहचान ये जहांगीराबाद पैलेस, और मेरे साथ लखनऊ की तमाम जनता मौजूद है, लखनऊ के गणमान्य नागरिक मौजूद हैं, जो लखनऊ के और उत्तर प्रदेश के नेताओं से पूछेंगे कि आखिरकार उनकी पार्टी को या उनके लोगों को क्यों वोट करना चाहिए। सीधे सवाल होंगे जनता के नेताओं से, और नेता देखते हैं कितनी जनता को जो यहाँ मौजूद है उसको संतुष्ट कर पाते। मैं चाहूंगा आप सब अपना जोरदार तालियों से खुद स्वागत करिए। 5 साल के बाद आते हैं, आजकल इनके आने के दिन बने हुए हैं। हम आप सबका स्वागत कराते हुए बारी बारी से परिचय कराता हूँ। सबसे पहले MH खान साहब हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, आपका स्वागत है खान साहब। फिर स्वाति सिंह जी हैं, अपनी पहचान राजनीति में नई बनाई है अपनी वाक्पटुता से, अपनी ओरेटरी से। स्वाति सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, आपका स्वागत है स्वाति सिंह जी। साथ में उदयवीर जी हैं, उदयवीर सिंह जी आपका स्वागत है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी MLC हैं। और अदिति हैं, कांग्रेस की युवा चेहरा नेत्री, और पहली बार शायद चुनाव लड़ रही हैं आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो आपका भी इस डिबेट में स्वागत है। बड़ा सिंपल सा बैठने का तरीका है, ये जो नए यूपी के 2 लड़के की पार्टी एक साथ है अखिलेश और राहुल, और बाकी सब लोग यूपी के बाहर के क्या हम यूपी के बाहर के स्वाति जी? नहीं, मुझे तो लगता है जिनको आप कह रहे थे कि जो 2 लड़के एक साथ बैठे हैं उसमें से एक लड़का यूपी के बाहर का है। जैसे कौन? नाम बोलिए। राहुल जी। क्यों बाहर के? कभी वो आते हैं, कहाँ आते हैं? कभी यूपी में आते हैं। अरे तो आजकल तो रोज लखनऊ में आजकल इलेक्शन का टाइम है इसलिए आ रहे हैं। इलेक्शन में अभी आपने कहा था कि नेता इलेक्शन के टाइम में दिखते हैं, अभी ये आपके शब्द हैं, ये आपके शब्द हैं, अभी आपके शब्द थे कि नेता इलेक्शन के टाइम में ही दिखते हैं। मोदी जी जो है वो यूपी के कब हैं? इलेक्शन लड़ने के लिए बस आ गए, उसके अलावा कहाँ हैं यूपी के? तो आप लोग कौन सा यहाँ पर आते हैं? आज मोदी जी यूपी के बारे में सोच तो रहे हैं, आज मोदी जी देश के बारे में सोच रहे हैं, आज मोदी जी देश के बारे में सोच रहे हैं। राहुल जी ने कुछ सोचा नहीं। मनोज राजेंद्र त्रिपाठी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, ETV नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर हैं। मनोज खान साहब 1 मिनट में आ रहा हूँ। मनोज, राहुल गांधी पर इल्जाम लगा स्वाति सिंह के द्वारा कि वो बाहर के हैं, तो ये जो कैंपेन चल रहा है यूपी के 2 लड़के, क्या बीजेपी इस पर फोकस कर रही है कि राहुल गांधी तो बाहर ही है, यहाँ का आदमी नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीतिक हलकों में एक बात लगातार कही जाती है कि कांग्रेस के लिए जो यूपी है उसका मायने रायबरेली और अमेठी रहता है। ये राजनीतिक हलकों में एक बात है, लेकिन बात उतनी ही सही ये भी है कि नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाया गया बनारस से, इसलिए वो बनारस के हो गए, और अब कहा जा सकता है कि चूंकि वो प्रधानमंत्री है लिहाजा अब वो उत्तर प्रदेश के हो गए हैं। इसलिए ये बात कतई माने नहीं रखती कि नरेंद्र मोदी अब उत्तर प्रदेश के नहीं है, वो यहीं के सांसद हैं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या जो भी गांधी फैमिली है, वो उसके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है कि वो लोग रायबरेली और अमेठी से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जहां तक इस पूरे 2 यूपी के लड़के और बाहरी लोग, इसका पूरा प्रचार करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसका लाभ उठाने की, माफ कीजिएगा, गठबंधन, और इसका फायदा उठाने की कोशिश कर। अदिति, मैं चाहता हूँ कि आप रिस्पॉन्ड करें। ये जो पूरा कैंपेन बना है आपका, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी के द्वारा कि यूपी के जो 2 लड़के कहा जा रहा है, राहुल गांधी तो खुद बाहरी है। रिस्पॉन्ड टू दिस। I just don't understand how you can. He's been an MP from Amethi for so many terms. उनकी माता जी भी रायबरेली से MP हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ से, तो आप तब भी अगर उंगली उठाएं कि भैया आप यूपी के नहीं हैं, आप यहाँ के नहीं हैं, तो फिर वो कहाँ के होंगे? I don't understand. पर ये लोग तो मानने को तैयार नहीं। मैं इसलिए आपसे, मैं उदय भी मानता हूँ, देखिए मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, अपना ओपिनियन होगा, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, सॉरी टू इंटरवीन अगेन। अगर राहुल गांधी यूपी के लड़के हैं, तो ये क्यों होता है कि 80 में से लोकसभा सीटों में सिर्फ माँ बेटे अपनी सीट जीत पाते हैं, बाकी लोग हार जाते हैं? पर आप बस एक लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये होता है राजनीति में, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। देयर एंटी इनकम्बेंसी। पिछली बार सपा की भी, सपा का सफाया बिल्कुल मतलब सपा का एक वेव था जिसमें अधिकतर सीटें समाजवादी पार्टी की थी। तो राजनीति में ये सारी चीजें होती रहती हैं। कभी कभी एक लहर आती है, एक वेव होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सुमित जी, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों पे इस देश में जनता को बताने के लिए 3 साल में न कोई काम है, और जिन लोगों का इतिहास दागदार है, वो आगे अपना काम बता नहीं सकते, उन लोगों के पास 2 ही मुद्दे हैं। एक, ये गठबंधन क्यों हुआ, और दूसरा जो लगातार बोलते रहे कि साहब इनके परिवार में झगड़ा है। ये दोनों ही गैर राजनीतिक बातें हैं।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सहयोग, समर्थन, एक दूसरे की सरकार को मदद देना विचारधारा के आधार पर पहले भी होता रहा था। और पिछले दिनों जो राजनीति हुई उत्तर प्रदेश में, एक डिक्टेटोरियल प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को गुमराह करके, जुमलेबाजी करके प्रदेश में सरकार बना ली, देश में सरकार बना ली। और उसके बाद उन्होंने एक एजेंडा चलाया कि सारे दलों को तोड़ डालिए। बहुजन समाज पार्टी को क्यों वोट दिया जाए भाई? आपकी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, सपा का आरोप। ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, बी टीम है तो इनकी ए टीम है, तो ये उन लोगों से हाथ क्यों मिला लिए जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढहाया? जब ये बाबरी मस्जिद गिर रही थी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी, नरसिंहा राव प्राइम मिनिस्टर थे। हमने तो और वहां पर देखिए, आपने हमसे भी हाथ मिलाया है, आप मुकर नहीं सकते हैं। 1993 में आपने हमसे हाथ मिलाया और ये तय हुआ कि 2.5 साल हम लोग सत्ता में रहेंगे। जब 2.5 साल के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने कहा हमको सत्ता हस्तांतरित करिए, तो आपने गेस्ट हाउस कांड कर दिया, उनकी जान तक मारने की नौबत आ गई, गुंडागर्दी की सीमा क्रॉस कर दिया आपने। किसी तरह से राजपाल महोदय ने किसी तरह से फोर्स भेज के उनकी जान बचाई। आप कह रहे हैं कि बी टीम है। अरे हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराया है। हमने केंद्र की सरकार, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसको एक वोट से हमने गिराया और अटल बिहारी वाजपेयी भौचक्के रह गए। ये तो हमारे साथ थे, अब हमको बी टीम बता रहे हैं। इनके राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव 6 मरतबे अमित शाह से मिलते हैं अपने संपत्ति को बचाने के लिए। हाँ साहब, आपने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो है सरकार गिराई थी, लेकिन फिर एक जमाने में आपने बीजेपी से गठबंधन क्यों किया था? और अब मुसलमानों में ऐसे कौन से हीरे जवाहरात लग गए हैं कि आप जो है उनको 100 उनको सीट दी हैं, लेकिन पहले आपने क्यों नहीं दी थी? बिल्कुल ये सवाल है, मुसलमानों पे अचानक इतना प्रेम क्यों? ये मौका परस्ती है। हमने पहले भी 80 के करीब सीट दिया था, अब हम बढ़ा के सीट दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, मुसलमानों में नमाज अगर फर्ज है तो तालीम भी फर्ज है। तालीम के लिए पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी बनाया तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया, और किसी दल ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं बनाया है। मुंशी का और आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है। नहीं, क्या चीज कह रहे हैं? बीजेपी से गठबंधन क्यों किया था? अरे जब हमने किया था तो हमारी जब आरएसएस का एजेंडा आया तो हमने तोड़ दिया उसको। हमने देखिए कोई बात नहीं कि हम कहें टाफ तुम ना कहो टाफ, बोलो टाफ, ये कोई बात नहीं। हमने बनाया, लेकिन जब आरएसएस का एजेंडा आया तो हमने तोड़ दिया। 5 साल सरकार नहीं चली थी। इन्होंने कहा 2.5 साल का गठबंधन सरकार बनाने के लिए तय हुआ था। 2.5 साल तो पूरे नहीं हुए, उससे पहले इन्होंने सरकार गिराने की चिट्ठी, तो ये वादा खिलाफी करते हैं, ये इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, उसके बाद किसके पास गए सरकार बनाने के लिए? जब हमने इनसे गठबंधन किया था तब तक ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले नहीं थे। जो लोग गुजरात में जाके नरेंद्र मोदी का प्रचार करके आए, जिन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कहा कि ये कट्टरपंथी हैं, मैंने रातों रात वोट शिफ्ट करा दिया और भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। इन लोगों का सेकुलर इज्म के बिंदु पे बात करना बेईमानी है। स्वाति जी, कोई नैतिक अधिकार नहीं कि ये जनता के बीच में ये 400 से 500 दंगे करा दिए आपने। ये सेकुलरिज्म है। ये 400 से 500 दंगे कराए। 18% मुसलमानों को आपने कहा आरक्षण देंगे, आपने नहीं दिया। आपने कहा कि जो मुसलमान लड़के, सर मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया, मेरी भी सुन लीजिए। आपने एक भी नहीं निकाला। खान साहब एक एक करके बात करते हैं। परेशान मत होइए, एक एक करके बात करते हैं। एक एक करके बात करते हैं। एक एक करके मैं सवाल ले रहा हूँ। कहा कि बाबरी मस्जिद कांग्रेस की सरकार थी, जिसने उसके लिए संघर्ष किया वो भी तो बता दीजिए। मैं सवाल ले रहा हूँ। मैं सवाल ले रहा हूँ। शाइस्ता अंबर जी मेरे साथ हैं। शाइस्ता जी, आपका सवाल किससे और क्या है? देखिए, बाबरी मस्जिद का आप सवाल नहीं है, वो तो कोर्ट में चल रहा है। हम ये कहते हैं जहाँ बीएसपी ने जहाँ टिकट दिए हैं वहाँ भी एक ही सीट पे कई मुसलमान खड़े हैं, तो और तो बटेगा ही। आपने बंटवारे की राजनीति शुरू से किया है। शाइस्ता जी सुन लीजिए, जवाब दीजिए। हमने 1 साल पहले टिकट दिया है, उसके बाद मुसलमानों को टिकट जिन लोगों को दिया उस पर सवाल उठता है। हमने 1 साल पहले टिकट दिया है, हमने आज टिकट नहीं दिया है। हमने 1 साल पहले नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 साल पहले टिकट दिया हमने। आप ये इल्जाम लगा रही हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के वोट पाने के लिए, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जवाब दीजिए। मुसलमानों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारे मुसलमान कैंडिडेट जो भी उतारे गए हैं 1 साल पहले उतारे गए हैं, उसके बाद जिन लोगों ने उतारा है वो बाद में अभी 1 महीना 2 महीने पहले उतारा है, जानबूझ के उतारा है, जानबूझ के उतारा है कि मुसलमानों का वोट डिवाइड हो जाए। और सवाल
किससे पूछेंगे? मेरा भी बीएसपी के खान साहब से सवाल है कि आपकी पार्टी का जो फॉर्मेशन है वो भी वही अंबेडकर की आइडियोलॉजी पे है। जी। तो आपको लगता है कि जब आपने बीजेपी से हाथ मिलाया था तो क्या अंबेडकर की आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज किया था? नहीं, अगर आपने अंबेडकर की आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज किया था नहीं, तो आपने नहीं किया दलितों था। के साथ ये नहीं, गलती बिल्कुल की है। बिल्कुल हमने और ये आप कॉम्प्रोमाइज नहीं मुजरिम किया हैं। था। और मुसलमानों का भी आप अगर बीजेपी की आइडियोलॉजी तो खुली है, स्टेट जैकेटेड कम्युनल पॉलिटिक्स, कैसे आपने उनसे हाथ मिला लिया था? जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए हमने उनसे हाथ मिलाया था, लेकिन जब आरएसएस का एजेंडा आया तो हमने उस सरकार को गिरा भी दिया था। हमने इस्तीफा दिया था, उन्होंने नहीं समर्थन वापस किया था, हमने वापस कर दिया था। और एक मिनट स्वाति सिंह, आपकी स्वाति जी से काफी देर से शांत बैठी हैं, आपसे पूछना चाहूंगा, बार बार कहा जा रहा है यहाँ बैठे लखनऊ के लोगों के द्वारा कि आपकी पार्टी कम्युनल पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिक ताकतें हैं। जब ऐसा इल्जाम लगता है आपके ऊपर और आप जब चुनाव में पहली बार कूदती हैं तो कितनी मुश्किल आती है? देखिए, बड़े दुख की बात है कि आज यहाँ कोई हिंदुस्तानी होने की बात नहीं करता है, हिंदू और मुस्लिम होने की बात करता है। और अगर कम्युनल पार्टी की मैं बात करूँ, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। लोग बोलते हैं कि सांप्रदायिक पार्टी है, अगर सांप्रदायिक पार्टी होती तो आज भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक की बात नहीं करती। अदिति कुछ बोला, बोलिए अदिति। बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। There is अभी not देखिए, a single Muslim हाँ, face. There's बिल्कुल, not बिल्कुल, a single Muslim बिल्कुल। candidate. How does that कोई make भी it कैंडिडेट, a कोई भी secular पार्टी, How कोई does that भी make it a पार्टी secular party? जब टिकट देती है, ठीक है, देखती, ये महिलाओं के लिए भी कई बार पूछा गया, दूसरी पार्टी में कितनी महिलाओं को मिला ये कोई नहीं देख तो रहा उन्हें है। एक भी मुसलमान मुझे इस जवाब लायक दे नहीं लगा लेने जो एक दीजिए, टिकट मुझे की जवाब वर्दी दे हो। लेने दीजिए, मैं क्वेश्चन समझ गई हूँ। मैं ये एक लोग चीज बोलते बताइए, हैं, एक चीज एक बताइए सेकंड, ये स्वाति लोग जी, बोलते हैं कि स्वाति जी आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक मिनट, मैं आपने 3 तलाक की बात उठा दी, बात चल रही थी बीजेपी सांप्रदायिक है कि नहीं है। आपकी पार्टी जब से सरकार में आई केंद्र में 2.5 साल, पौने 3 साल का वक्त हुआ, तभी से ऐसे मुद्दे क्यों सामने आ रहे हैं कि आप एक लव जिहाद को लेकर कैंपेन छेड़ते हैं? आपकी पार्टी को लेकर 3 तलाक का मामला तब याद आता है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव पड़ने वाले हों, वोट पड़ने वाले हों। ये सब काम पहले क्यों नहीं थे आपके एजेंडे में? आपने 2014 के मैनिफेस्टो में इन तमाम चीजों का जिक्र किया था कि हम कैराना का पलायन रोकेंगे। ये अभी अचानक क्यों याद आता है जब मैं चीजें ये सांप्रदायिक पूछना इल्जाम लगते चाहती हैं? हूँ कि क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही लेकर के देश चल रहा है? क्या मोदी जी अगर 3 तलाक की बात कर रहे हैं तो क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मुस्लिम भाई रहते हैं या मुस्लिम बहनें रहती हैं? तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि लोग किस तरीके से हर पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट खड़े होकर के, क्योंकि बीजेपी देख रही है आज बीजेपी इतनी स्ट्रांग हो गई है क्योंकि जनता का सपोर्ट उसके साथ है, तो कहीं ना कहीं सारी पार्टी एकजुट होकर बीजेपी का विरोध कर रही है। तो उससे ये पता चलता है कि आज बीजेपी कितनी स्ट्रांग है। स्वाति जी जब मैं 20 साल का था तो राम मंदिर मुद्दा था, आज मैं 40 साल का हूं तब भी राम मंदिर मुद्दा है। आपकी पूरी मैनिफेस्टो इज अ कॉपी ऑफ समाजवादी पार्टी। आपके पास एक मुस्लिम फेस नहीं है टू रिप्रेजेंट बीजेपी। व्हाई इज दिस ट्रू सेक्युलरिज्म? ये आपको ऐसा लगता है कि कोई मुस्लिम फेस नहीं है? मुझे लगता है कि एक बार आप पूरे कार्यकारिणी को, हमारे जो कमेटी है ऊपर से नीचे तक, उसमें एक बार देख लीजिए। अल्पसंख्यक मोर्चा तक है हमारे में एक अलग अल्पसंख्यक मोर्चा तक है, लेकिन शायद आप लोगों ने ठीक से बीजेपी की कमेटीज को देखा नहीं है। आपने एक रिलीजन को और एक पर्टिकुलर पर्सनल लॉ के एक पर्टिकुलर हिस्से को आपने एकदम हाईलाइट कर दिया। ये वोट बैंक के लिए था तो क्यों था? भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि हम इसे चुनाव में मुद्दा बनाने जा रहे हैं। पहले आप इसका जवाब नहीं, ऐसे कोई नहीं बताता। क्या भारतीय जनता स्वाति जी ऐसे कोई बोलता नहीं है। स्वाति जी, मैं पिछले 25 सालों से राजनीति कवर कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए बोला, ऐसे कोई बोलता नहीं है कि हम इसको मुद्दा बनाने जा रहे हैं। मैंने इसीलिए बोला कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मुस्लिम नहीं रहते हैं, पूरे भारतवर्ष में रहते हैं। तो इस चीज को आप लोग समझिए। अगर मुद्दा बनाना होता तो हम इसे लोकसभा में बनाते, विधानसभा में। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बीएसपी और बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में जो इनका दुर्गति हुई है, उसके बाद से सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, संबित पात्रा से लेकर स्वाति जी तक, और सारे बहुजन समाज पार्टी के नेता विकास से, काम से बात हटाकर, साफ सुथरी छवि के नेताओं से बात उठाकर इसको हिंदू मुस्लिम पे ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास के बाद आप जान कहेंगे दे कि रहे हैं आपने क्या एकदम विकास किसी किया? तरीके से पहले हिंदू इसका मुस्लिम कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार अगर हम इसका इस बहस जवाब को दे। मैं ब्रेक में जा रहा हूँ, ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत से मुद्दे हैं यूपी की जनता के पास, तुरंत हाजिर होते हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ, अभी हाजिर हुए।
आपके शासनकाल में दंगे जो हुए सांप्रदायिक, उनकी संख्या बढ़ी है, हर साल बढ़ी है, 12, 13, 14, 15, 16। क्या आप दंगा पीड़ितों से ज्यादा उनके दर्द को जानते हैं? क्या मैं उनके सवाल नहीं पूछ सकता हूँ आपसे? पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे जो सवाल पूछने पे आपको दर्द क्यों हो रहा है? दंगा पीड़ितों के दर्द से ज्यादा आप जानते हैं? दंगा होता है, उसकी सरकार ने जिम्मेदारी भी ली, उसका जो रिहेबिलिटेशन होता है वो भी किया, लेकिन जो जहाँ दंगा हुआ है वो लोग जानते हैं कि किसने दंगा कराया, उसका जिम्मेदार कौन है। इसीलिए आप मुझे बताइए, एक कम्युनिटी आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, कम्युनिटी बसपा को आप मुझे बताइए उदयवीर जी, 3 तलाक पर आपकी पार्टी की क्या राय है? क्या महिलाओं के साथ जो जाति होती है 3 तलाक के नाम पर, वो होती रहनी चाहिए? मैं व्यक्तिगत रूप से या पार्टी इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन हमारा मानना यह है कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन सारी बातों पर उनके समाज के लोगों को, क्योंकि बहुत सारी सांस्कृतिक बातें हैं, बहुत सारी रिलीजियस बातें हैं, आप डराकर धमकाकर जो व्यक्ति पूरे टाइम आप मुझे बताइए, इस देश में सती प्रथा खत्म हुई? उठाते हैं इस देश में सती प्रथा, दहेज प्रथा पे कानून बना? तो 3 तलाक पर क्यों नहीं बनना चाहिए? उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों खुलकर आप लोग इसको नहीं बनाते, बहस करते? संविधान, मैं आऊंगा डिबेट के बाद। मैं बताता हूँ, नहीं बनेगा, आप ही लोगों ने सवाल खड़ा किया है। मैं बताता हूँ, संविधान, आप संविधान पढ़िए, संविधान में जो माइनॉरिटी राइट्स दिए हैं, एक मिनट, संविधान में जो माइनॉरिटी राइट्स दिए हैं उनमें, क्योंकि जब देश आजाद हो रहा था तो बहुत सारे अल्पसंख्यक वर्गों के मन में ये शंका थी कि क्या इस तरह के बटे हुए माहौल में हमारे सुरक्षा हो पाएगी। उस समय भारत की सरकार ने उनको वादा किया था, उसी तरह संविधान में उनको अधिकार दिए गए। तो सुमित जी, उन्हीं लोगों को आपस में बात करके इसका सॉल्यूशन निकाल के आना चाहिए। जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनको रोकने में और उनको फैसिलिटेट करने में स्टेट की बड़ी भूमिका होती है। आपकी ये स्टेट थी, जो सुमित ने कहा कि दंगे बढ़े हैं, तो ये स्टेट उस रोल से बच नहीं सकता। एक तो ये, दूसरा ये जो पूरा विकास का आपका नारा है, ये शाइनिंग इंडिया जैसा ना हो जाए, इसका भी डर है, क्योंकि ये सारा जो विकास है कॉस्मोपॉलिटन सेंट्रिक है, इलीट सेंट्रिक है। अभी हम लोग लखनऊ के 25 किलोमीटर दूर के गाँवों में घूम रहे थे, वहाँ के लोग कह रहे हैं हमारा तो कोई विकास ही नहीं हुआ है, हमें तो घर चाहिए, रूफ चाहिए और काम चाहिए। वो बैठ करके डिमोनेटाइजेशन के बाद ताश खेल रहे हैं बेचारे, काम नहीं है। तो आपने ऐसा भी तो कुछ किया नहीं। जहाँ तक आप कह रहे हैं ये विकास जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है, ऐसा आप सोच सकते हैं। फिर भी रेप हो रहे हैं, फिर भी मर्डर हो रहे हैं। मैं बताता हूँ, अभी अरुण वर्मा का किस्सा हुआ। अरुण वर्मा के किस्से में समाजवादी पार्टी ने पिछली बार भी तुरंत FIR दर्ज कराई थी, अभी भी कार्रवाई कराई है और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। आप भी जानते हैं, अरुण वर्मा पे जिस महिला ने आरोप लगाए थे, उसी ने अदालत में वो आरोप वापस लिए थे, और अब एन चुनाव के वक्त उसकी हत्या हो जाती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये भी कहती आपका है, मिनिस्टर कहता है पत्रकार को जला देंगे, लड़ रहा है और वो पूरा ऑडियो आता है उसका। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगर परिवार CBI इंक्वायरी चाहता है, कोई भी इंक्वायरी चाहता है, तो समाजवादी पार्टी उस इंक्वायरी के लिए परिवार तो नाम ले रहा है अरुण वर्मा साहब का। कौन परिवार? तो उसमें FIR हुई है, जो कानूनी कार्रवाई तो ये जिम्मेदारी थी ना, एक रेप विक्टिम 3 साल से परेशान घूम रही है, उसका मर्डर हो जाएगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी पुलिस की नहीं होगी, तो क्या दिल्ली से पुलिस आएगी? आदरणीय सुमित जी, आपने फॉलो नहीं किया केस, उस पे FIR हुई थी, अदालत में उस महिला ने बयान दिया कि ऐसा नहीं है, मुझे जिस मामला तो चल रहा था कि मामला बंद हो गया था। अरुण वर्मा के मामले में सफाई दी थी उसने, लेकिन उस महिला के साथ गैंगरेप तो हुआ था कि गैंगरेप नहीं हुआ था? देखिए, इस देश में बहुत सारी जगह बहुत सारे अपराध होते हैं, एक सोशल सिस्टम के हिसाब से बहुत चीजें होती हैं, पुलिस और कानून का काम है कि उनको। उदयवीर जी, ये कह के आप बच रहे हैं, आप जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, बहुत से केस होते हैं। मेरी बात खत्म हो जाएंगे तो ये बोलेंगे नहीं आप, मेरी बात खत्म होने बच रहे हैं, ये दिख रहा है मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, मैं आपको सपा बता के दूं। लोग कितने उन पे पुलिस संवेदनहीन कार्रवाई हैं करती महिलाओं है, की अस्मिता को केवल लेकर। वो लोग, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि कितने संवेदनहीन केवल वो हैं, लोग, कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। सुन लीजिए, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करते, आप भी सुना कीजिए। सुन लीजिए उदयवीर, लास्ट कंप्लीट करिए। देखिए, ऐसा है, जो लोग केसेस में किसी पॉलिटिकल पैट्रनेज का, किसी राजनीतिक व्यक्ति का शामिल होना आता है, जिन केसों में सरकार के किसी अधिकारी का, उन केसों को स्पेशली मॉनिटर किया जाता है। उसमें जिसने कहा कि CBI इंक्वायरी कराइए, हमने CBI नहीं उदयवीर जी, मैं फिर से आपकी बात से डिसएग्री करूंगा। और आप अरुण वर्मा को बचा रहे थे अभी, अब आप कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। बचा रहा था, मैं अरुण वर्मा दोषी है या नहीं उसमें नहीं जा रहा हूँ। उस लड़की को सुरक्षा देना स्टेट की जिम्मेदारी थी, जो कि गैंगरेप विक्टिम थी। हम सुरक्षा नहीं दे पाए, ये हमारी नाकामी, हमको मानना चाहिए। कोर्ट में गया था, महिला ने कोर्ट में बयान दिया था, नहीं, कोर्ट ने चार्जेस ड्रॉप किए थे,
सरकार को कृपया न घसीटें। क्या उस मेरा महिला आपसे के अनुरोध साथ, है। चलिए आपकी बात है, आप चुनाव में हैं तो आप यही कहेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, चुनावी बात बिल्कुल नहीं है। नहीं तो चुनाव आप में नहीं उस थे, महिला की सुरक्षा राजा नहीं भैया हुई पे ना, आरोप लगे, उसका मर्डर हो गया, सीबीआई जांच उसकी हुई। डेड बॉडी मिलती है तो एक विक्टिम की। मर्डर के लिए जो भी लीगल मुजफ्फरनगर में क्या हुआ माँ बेटी के साथ रोड हाईवे पे? आप मैं तमाम किस्से गिरा दूंगा अभी उदयगिरी जी आपको। मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं, कैराना के पलायन को आप उसी बनाते दिल्ली हैं, की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं आप करें? मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की बात क्यों नहीं करते हैं? किसके चुनाव हो रहे हैं? क्या- मध्य क्या- प्रदेश के नहीं, चुनाव हो चुनाव रहे से क्या हैं, मतलब? राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं, अन्याय लखनऊ में हुआ, खड़ा हूँ किसके मैं, खिलाफ बोलेंगे? लखनऊ में खड़ा होकर कहाँ की बात करूंगा अपराध मैं? नहीं, जब मैं देश की भोपाल बात जाऊंगा करिए। भोपाल की बात करूंगा। नहीं, जब यहाँ मोदी जब जी, लखनऊ में खड़ा जब हूं तो मैं मोदी आपसे जी क्यों नहीं बात आके करूंगा? पूरे देश की बात करते भाई हैं, आपकी पुलिस आप है कि नहीं लखनऊ की है? बात क्यों करते हैं? पुलिस आप मोदी जी की है क्या? नहीं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, बताइए पुलिस ने कहा क्या कार्रवाई की? क्यों हत्या को इस लड़की की? क्यों हत्या को इस लड़की क्या की? आप एडवांस में जानते हैं ये हत्या होने वाली है? अरे आप तो जानते हैं? सुरक्षा की विक्टिम थी वो विक्टिम वो थी। विक्टिम थी, एक बड़े नेता पर विक्टिम इल्जाम थी। लगा रही थी तो उसकी सुरक्षा ज्यादा होनी चाहिए थी। 3 साल पहले का केस है, 3 साल से वो महिला आराम से रह रही थी, 3 साल मैं- से वो महिला आराम से रह रही थी। जिन मैं आ रहा हूं, लोगों मैं आ रहा पे हूं। क्यों नहीं हो रही काम है? के बारे में सब- बात करना नहीं है, सब वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सब बात बोलना करना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मैं पूछता हूं, आप FIR बताइए, दर्ज हो आपने गई तो इसके- गिरफ्तारी क्यों नहीं हो आपकी रही? मुख्तार अंसारी ने कौन से अच्छे काम किए? 5 काम गिना दीजिए देश के लिए, समाज के लिए। क्यों आपको उन्होंने अपनी पार्टी में नहीं, शामिल कर लिया? क्यों हाथी में बिठा लीजिए? नहीं हमको क्या गिनाना, वहाँ के क्षेत्र की जनता से पूछिए, 3 बार के विधायक है, अच्छा, 3 बार बहुत के नेक विधायक- आदमी है, हम उनके ये- ऊपर मर्डर के हम- चार्जेस नहीं है। हम कह रहे हैं उनके वो ऊपर अभी कोई फैसला तमाम कोर्ट का आपराधिक नहीं मुकदमे आया, नहीं चल रहे हैं। चार्जेज है, कोर्ट का फैसला नहीं आया। एक महिला की हत्या हो जाती है, बच्ची की हत्या हो जाती है, FIR दर्ज हो जाता है, उस पर केस दायर नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है। कुशीनगर में एक पत्रकार महोदय जो सही बात छापते हैं, आज समाजवादी पार्टी का MLA कह रहा है, अंसारी को हाथी पर मंत्री क्यों कह रहा है, बिठाया? सुन लीजिए आप इस चीज़। मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली को हाथी पर क्यों बिठाया? नहीं, हम बैठाए हैं तो अब जनता उसको सर पर बैठाए हुए है। जनता 3 बार उसको MLA चुन चुकी जनता है। कह रही है कि वो जनता कह रही है वो MLA कानून है। कह रहा है कि वो दागी है, कानून कह रहा है कि मैं वो फिर लॉ कह रहा हूँ ब्रेकर आपसे, है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि जनता ने उसको जिताया है, 3 बार का MLA है। अगर हमारी सरकार बनती है, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं, तो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे डॉक्टर एमएच खान हो, चाहे अवस्थी जी हो, अगर कानून को तोड़ेंगे तो जेल के अंदर होंगे, वो बचेंगे नहीं, जो डंडा व्यक्ति चलेगा। जेल के अंदर है उसको चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं? आप जेल के अगर अंदर जेल में होगा, डालेंगे तो चुनाव क्यों लड़वा रहे हैं? वो बहुत सी चीजें उसके खिलाफ ऐसी चीजें लाई है गई हैं जो उसके ऊपर आरोप नहीं थे, वो लगा दी गई है। मैं कुछ सवाल जी किससे पूछूं? मेरा सवाल सभी नेताओं से है। यहाँ सिर्फ एक महिला के रेप की या हत्या की बात क्यों हो रही है? जब महिलाओं का मुद्दा आता है तो आपके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं दिखता है। बीजेपी ने एक एंटी रोमियो स्क्वाड ये एक मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे का इस इलेक्शन के टाइम पे क्या मतलब है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लड़कियों की सेफ्टी, खाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के आसपास लड़कियों की सेफ्टी और बाकी समाज में क्या मैं एक महिला हो करके रात को 10 बजे अपने घर से अकेले निकलने की हिम्मत जुटा सकती हूँ, चाहे किसी की भी पार्टी क्यों ना हो? इसका जवाब सारे नेताओं से चाहिए। स्वाति जी पहले आप एंटी रोमियो स्क्वाड। बिल्कुल एंटी रोमियो स्क्वाड इसीलिए किया जा रहा है, लड़कियों की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। हाँ, जहाँ तक आपने मध्य कहा प्रदेश कि में है? सिर्फ- सॉरी, मध्य प्रदेश में है एंटी रोमियो स्क्वाड? मध्य प्रदेश में नहीं मध्य है। प्रदेश में आपकी सरकार है 15 साल से? मध्य प्रदेश में नहीं है। हमने यहाँ से शुरुआत आपराधिक करने की बात मामलों की में है। MP हमने आगे यहाँ है। से शुरुआत राजस्थान भी करने आगे की है, बात की दिल्ली भी है। आगे। जब यहाँ शुरुआत करेंगे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जगह भी करेंगे। एक जहाँ जगह पे सरकारें एक जगह- रही 3 एक 3 जगह टर्म की, करने- वहाँ तो है नहीं। नहीं है तो होंगी, नहीं है तो होंगी। लेकिन हम जहां से शुरुआत करने की बात कर रहे हैं वहां पर भी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लोग ये दिख रहा है कि जो विपक्ष है वो चाहता ही नहीं है कि लड़कियों की नहीं आप मुझे सिक्योरिटी। बताइए भी एक एंटी जुमला रोमियो है। स्क्वाड करेगा क्या? हम तो ये सिर्फ एक और- जुमला ये- बोलते हैं, आप लोग जुमला नहीं बोलते हैं और तब भी बोलते हैं एक यूपी को मिनट, साथ एक मिनट, पसंद I'm just coming to है। you. बिना जुमले के चल रहे हैं तब भी कह रहे हैं एंटी यूपी को रोमियो साथ स्क्वाड पसंद है। कौन होगा? पुलिस वाले होंगे, विश्व हिंदू परिषद के लड़के होंगे, बजरंग दल के कार्यकर्ता होंगे, कौन होने वाला जो है? वैलेंटाइन डे किसकी पे जिम्मेदारी मारपीट है? करते हैं वो लोग होंगे। ये जो होगा, एक सेकेंड, जो वैलेंटाइन डे पे मारपीट करते हैं वो लोग होंगे। ये कहीं ना कहीं सपा के लोग जो कह रहे हैं जो वैलेंटाइन डे पे मारपीट करते हैं, सरकार 5 साल से कौन चला रहा है और कौन मारपीट कर रहा है, ये उसका हर जवाब कोई हम देख रहा देंगे होगा। आपको। ये हर कोई देख रहा मैं होगा। जवाब दूंगा उसका। तो मुझे पहले बोलने दीजिए। वो हर कोई देख रहा होगा कि पूरे प्रदेश में कौन दंगे कर रहा है। अगर मैं अभी बात करूं, अभी 2 दिन पहले एलडीए में, इसी लखनऊ के एलडीए कॉलोनी में एक लड़के को बुरी तरीके से मारा गया है। इतना मारा गया कि वो लड़का आज भी केके हॉस्पिटल में एडमिट है। उसको परसों उसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। किस गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि बीजेपी बढ़ावा देती है और बीजेपी के लोग करते हैं? आप नाराज मत होइए। मैं नाराज आपके नहीं हो खिलाफ रही भी हूँ। जब कार्रवाई, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ। मैं आपके ये पति ने देख जब रही गलत हूँ। बोला था तो समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की थी। मेरे भले ही पति BSP ने वाले गलत बोला था तो उसमें मुझे घसीटने की क्या बात थी? महिलाओं का और बड़ा जब सम्मान मुझे है। बसपा इसका के जवाब लोगों ने BSP वाले देंगे, घसीटा, हमने नहीं मेरे घसीटा। ठीक है, अगर मेरे पति ने गलत बोला, ठीक है,
उनको सजा मिली, लेकिन जो जिसने मुझे और मेरी बच्ची और मेरी बूढ़ी माँ को गाली दी है, आज तक क्या सपा की सरकार ने उनको सजा दिया? पॉक्सो जिनके ऊपर लगा, कि आज तक उन लोगों पे कोई भी एक्शन हुआ? आज तक उन लोगों को नोटिस भी नहीं गई है, आज तक उन लोगों को नोटिस भी नहीं दी गई है। दयाशंकर सिंह के ऊपर तो पूरे फोर्सेस लगा दिए गए थे। मेरे घर में रोज दबिश होता था, हर घर में मेरे दबिश, मेरे रिश्तेदारों के घर में दबिश होता था, लेकिन जिनके ऊपर पॉक्सो लगा, आज भी वो आजाद घूम रहे हैं। उनका क्या जवाब दीजिए? जवाब दीजिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता जिन्होंने साथी सिंह के बारे में अभद्र टिप्पणियां की, वो क्यों खुले में घूमते रहे? अभद्र टिप्पणी, उस पर भी FIR दर्ज हुई थी इसी हजरतगंज थाने में। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि जो लोग उस नारा लगाने में नहीं थे, लीड कर रहे थे, उन पर मुकदमा दर्ज हो जाए। आपकी सुविधा से कानून नहीं चलेगा। कानून के नियम से सुन लीजिए आप सर, अब मैंने आपको बहुत सुना। कानून अपने प्रावधानों से चलता है। आपके चाहने से कि हम नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बंद कर दें, मैं सवाल लेता हूं प्रोफेसर छोड़ सिंह दीजिए। जिस पे आरोप था उसको बिहार दरभंगा से पकड़ के लाए। आपको प्रोटेक्शन की जरूरत थी, आपकी भी मदद करने की मेरा एक ही प्रश्न है कि दयाशंकर सिंह को खोज के चूहे की तरह बिल में घुसे हुए थे, 24 घंटे के अंदर निकाल के आपने जेल में डाल दिया, और केवल गोली नहीं चलाई थी, गाली ही दी थी ना। चलिए मानते हैं और अपराध था तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब इनकी केस में आई तो आप वहाँ पे बुआ और भतीजे बन गए और वहाँ पर एक्शन कुछ नहीं हुआ। कैसे बुआ भतीजे? जब इनके बेटी को जिसने गाली दिया वो कहाँ जेल में गया? क्या FIR नहीं हुई उसमें? What does it mean? FIR का मतलब क्या होता है? अरे हम कहते हैं FIR ये कहते हैं सिमिलर एक्शन आपने वहाँ लिया, तो यहाँ क्यों नहीं बंद कर दीजिए? तो आपकी सुविधा से तो बंद नहीं होंगे। नहीं, पर जी की बात अरेस्ट तो करेंगे, अरेस्ट तो दिखेगी, पुलिस दबिश तो डालेगी। राम अचल राजभर का नाम था, मेवालाल का नाम था। देखिए, जिस दिन से वो FIR दर्ज हुई उसके बाद दबिश भी हुई, उसके बाद से इन्होंने खुद ही उस केस को फॉलो नहीं किया, तो मैं क्या करता? इनका काम थोड़ी है, इनका काम थोड़ी है, पुलिस का काम है। मेरा भी काम नहीं है। कई केस में आप 24 घंटे में उसको जेल में बंद कर देते हैं, और सेम में आप कह रहे FIR हुई है, आप ही के साथ साथ में भैंस चोरी हो जाती है तो पूरे जिले की पुलिस लग जाती है, आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, जिसके आपके विचार नहीं मिले कभी। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है उदयवीर जी, आपको मानना पड़ेगा। आजम खान साहब की भैंसें चोरी होती है, पूरी पुलिस व्यवस्था लग जाती है ढूंढने के लिए। यहाँ पर इतना बड़ा कांड होता है, स्वाति सिंह क्योंकि अपोनेंट की नेता है, उनकी बेटी को कोई सरेआम गालियां देता है, और आप कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं है, आयोग का काम है। मैंने ये नहीं कहा, मेरा काम है ये सुनिश्चित करना कि पुलिस कानून के प्रावधानों से कार्रवाई करे। ये हमारी सरकार का काम है, उसने किया। एक प्रश्न खान साहब से मुखातिब हूँ। जी। दलित सरोकारों से जुड़ा होने के कारण मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका चुनावी घोषणा पत्र क्यों नहीं आता? यह सवाल इसलिए प्रासंगिक है कि दलितों की आप पॉलिटिक्स करते हैं, पिछड़ों की पॉलिटिक्स करते हैं, मुख्य धारा की पॉलिटिक्स जो आपकी है, उनके ऊपर इतने दिनों से जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या कोई कार्य योजना है आपके पास? जवाब दीजिए खान साहब। जितनी पार्टियों का मैनिफेस्टो आया है, क्या वो मैनिफेस्टो सही है? क्या उन पर लागू हुआ? मैनिफेस्टो के बिहार पे उनसे सवाल तो कर सकती है उनकी जनता। कोई लागू हुआ? ये कार्यक्रम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं लागू हुआ। आप तो पलट जाएंगे। नहीं लागू हुआ, बताइए ना। क्यों नहीं हुआ? हम पूछ तो सकते हैं। अरे हम तो पूछेंगे ना खान साहब, आप तो पूछवाने से भी करते हैं। जो हमारी बहन जी भाषण देती हैं वही हमारा मैनिफेस्टो है, और उसमें करके दिखाती हैं, झूठ नहीं बोलती हैं। अरे झूठ नहीं बोलती हैं। अरे मैनिफेस्टो में 18% कह दिया मुसलमानों को आरक्षण देंगे, कहाँ दिया? मैं एक चीज ये पूछना चाहती हूँ, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की CD मैंने सारे चैनल्स पे भी दिया था, शायद आपने भी देखा होगा। उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोलते हुए बिल्कुल साफ बोल रहे थे, वहाँ बगल में DM भी खड़े थे और SP ट्रैफिक भी खड़े थे। उसके बाद भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा 3 लोगों पे पॉक्सो लगा, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अभी इन्होंने कार्रवाई से क्या मतलब है? जब FIR हुई, पॉक्सो लगा, और क्या कार्रवाई की बात कर रहे हैं? पॉक्सो में आप देख लीजिएगा कि पॉक्सो में क्या कार्रवाई होती है, क्या होनी चाहिए बताइए ना, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? उनको तुरंत लॉकअप के अंदर उन लोगों को होना चाहिए। जवाब दीजिए, लॉकअप में तुरंत मुझे पहले पूरी बात सुमित जी पूरी बात बोलने दीजिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगर मैं बात करूं तो सपा सरकार ने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी, और उसके बाद सुनिए, अभी इन्होंने कहा कि आप इसका पॉलिटिकल फायदा उठा रही हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, इस मुद्दे को मैंने उठाया कि आपने इसको उठाया?
आज मैं नेता बन गई हूँ तो सबको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन नेता मैं सर्कमस्टांसेस की वजह से बनी हूँ, अपने शौक से नहीं बनी हूँ। पॉलिटिकल फायदा, अगर मुझे पॉलिटिकल फायदा उठाना होता तो मैं यहाँ पर बैठ के इस मुद्दे को उठाती, लेकिन आपने इस मुद्दे को उठाया। नहीं, मैं जनता के पास जाऊंगा। एक सेकंड, एक मिनट, स्वाति जी प्लीज, एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया जो यहाँ से उठा सवाल मैम ने उठाया और कहा कि हम एजुकेशन के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, हम रोजगार के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। अदिति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। आज से 2.5 महीने पहले वो देवरिया से दिल्ली चले थे, उन्होंने बहुत सी कमियां गिनाई थी और ये भी कहा था कि वो आएंगी या उनकी पार्टी आएगी तो क्या करने वाली है। अब इस सरकार के साथ मिलके जो गुस्सा यहाँ पर है, जो भी रहा इन एंटी इनकम्बेंसी, क्या कांग्रेस उसको झेलने को तैयार है? क्योंकि विकास, डेवलपमेंट, अगर कुछ लोग भी नाराज है तो वो नाराजगी आपके लिए भी हो जाएगी। नहीं, ऑफ कोर्स, और उन्होंने ये क्लियर कर दिया था। इनफैक्ट जो अभी जॉइंट एजेंडा निकला है, जो मैनिफेस्टो निकला है, उनमें भी वो बहुत सारे मुद्दे इंक्लूड करे गए हैं, जैसे किसानों का कर्जा माफ, विच इज समथिंग वी एज अ पार्टी फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। किसानों का कर्जा माफ, एजुकेशन की बात लीजिए, कोई विकास की बात ही नहीं कर रहा। हम लोग अब स्मार्टफोन फ्री, आई कंप्लीटली सब कुछ फ्री। सुनिए, मतलब जैसे अखिलेश यादव जी के घर से पैसे लग रहे हैं, राहुल गांधी अपने घर से पैसे देने वाले हैं। देश की अर्थव्यवस्था को और हम जैसे लोगों को क्यों लूटा जा रहा है भाई? फ्री में बांट के जनता को जा रहा है, फ्री में क्यों बांटा जा रहा है? गरीब लोगों को जा रहा है। ये हमेशा प्रदेश की सरकार, हमारा वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा ये है कि लोगों से टैक्स लिया जाता है और जो जरूरतमंद हैं, जो उन सुविधाओं को नहीं ले पा रहे हैं, उनको दी जाती है। आपके प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा? अखिलेश जी साकार कर रहे हैं पहले से। अदिति, लखनऊ के लोग ये फ्रीबीज कहाँ जाके रुकेंगी? क्या हमको भी तमिलनाडु का एग्जांपल होगा? घर के अंदर वॉशिंग मशीन फ्री, टीवी फ्री, लैपटॉप फ्री, स्मार्टफोन फ्री, सब फ्री, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। अब मुझे एक सेकंड बोलने दीजिए। आई वांट टू टॉक ऑन डेवलपमेंट। अगर हम बस एक दूसरे को, बस पार्टीज की हर समय we have to rise above this, तभी देश का विकास हो पाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अबाउट फ्रीबी पॉलिटिक्स, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं मैं भी मानती हूँ। जब मैं थियोरेटिकली स्कूल में से पढ़ती थी, I'll agree, I was kind of against it, you know, कि ये मतलब बस फ्री वाली चीजें। पर जब आप एक्चुअली धरातल पे उतर के, जब आप ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, जब आप उस गरीबी को देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये दोनों चीजें, पहले मुझे बोलने दीजिए, दोनों चीजें एक साथ चलनी बहुत जरूरी है। जहां आपको इंसेंटिव्स देने हैं, उसके साथ साथ आपको मतलब सोसाइटी को बढ़ाना भी है। जहां एजुकेशन है वहां फ्री के मतलब किसान का कर्जा भी माफ करना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ सकता है। ये मेरी व्यक्तिगत और पार्टी की भी सोच। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि पार्टी पार्टीशन पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। नहीं, मैंने वो बिल्कुल नहीं कहा। अरे 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 अभी कहा दी थी आपने। Hear me out. अभी कहा। You're exaggerating it. I didn't say कि all I'm saying is हर चीज में बस पार्टी लाइन के उसको आप नहीं घुसेड़ सकते। आप मुझे बताइए, अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो 2 घंटे के भीतर कांग्रेस पार्टी उसकी आलोचना कर देती है। अगर नोटबंदी होती है तो आधे घंटे के बाद रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े कर देते हैं। क्या आपकी पार्टी के पास? मैं यहाँ डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। मैं भी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। हम लोग स्कूल्स की अगर बात कर रहे थे। डिमोनेटाइजेशन होता है तो किसका फायदा हो रहा था? किसी का फायदा नहीं हुआ। It as a policy was, I'm sorry to say, I think it's a failed policy. That's all I'm saying. देखिए, कोई चीज गलत लगेगी, we will point it out. आपने भाजपा ने एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दी? राहुल गांधी ने 4,000 रुपए में काम चला लिया एक बार लाइन में लग के। राहुल गांधी एक बार लाइन में लगे, फोटो अपॉर्चुनिटी की, कैमरे को साथ ले गए, आपका काम हो गया। उस 4,500 रुपए में उनके 50 दिन का वक्त निकल गया। वो एक पॉइंट बना रहे थे, वो he was making a point कि आप ये क्या लिमिट आपने कर रखी है। उसी पैसे में वो छुट्टी मनाने बाहर भी चले गए। This is political exaggeration. अदिति जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, you do these things to make a point, but all I'm saying is कुछ issues पे, कुछ ऐसे डेवलपमेंट वाले मुद्दे होते हैं जिन पे हम सबको as a country we need to come together. स्वाति, अभी इन्होंने खुद ही अदिति जी ने बोला कि वो मुद्दे बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि उनके पास कोई और मुद्दे नहीं है और वो जनता को गुमराह करने के लिए अपने साथ कैमरा लेकर जाते हैं और लाइन में खड़े होते हैं। तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। मोदी जी की माता जी भी गई थी। मोदी जी की माता जी, आदमी उन्हें लेके जाते मोदी हैं, जी उनका रुपया बदलवा के नहीं दे सकते। मोदी जी की माता जी तो और भी कई जगह खड़ी होती हैं, और भी कई जगह खड़ी होती हैं, ये हर कोई जानता है। आज मोदी जी के परिवार को कोई नहीं जानता है, कितने भाई हैं,
कितने लोग परिवार में हैं, लेकिन चाहे वो अखिलेश जी का परिवार हो या फिर राहुल जी का परिवार हो, वो सब जानते हैं, क्योंकि पता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये हर कोई जानता है। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। बुंदेलखंड में कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो 2 किलोमीटर से ज्यादा चलने योग्य हो, हर सड़क टूटी हुई है। और वहां पर गत गर्मी में पानी की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण सैकड़ों लोग भूख और प्यास से तड़फ के मर गए। रेलवे मिनिस्ट्री ने एक ट्रेन भेजी थी पानी की सप्लाई के लिए, लेकिन माननीय शिवपाल जी ने और अखिलेश जी ने अपना ईगो पॉइंट बना करके उस ट्रेन के द्वारा पानी की सप्लाई नहीं होने दी। इसकी क्या वजह है? उदयवीर जी, सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। जो ट्रेन भेजी थी वो खाली भेजी थी और कहा था खाली थी और कहा था कि इसको पानी से भरवाइए। अगर ट्रेन को पानी से भरवाते इतनी देर में तो गांव तक पानी पहुंच जाता। अखिलेश यादव जी ने बुंदेलखंड पे बहुत काम किया है, तमाम सोलर प्लांट लगवाए और आपको मालूम होगा तमाम तालाबों का जीर्णोद्धार कराया। एक साथ महोबा के 100 तालाबों का और बावड़ियों का जीर्णोद्धार कराया। उदयवीर जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो डेवलपमेंट का इतना बड़ा एजेंडा बनाया जा रहा है, अभी मैडम ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया एजुकेशन का। एजुकेशन और हेल्थ 2 बड़े मुद्दे हैं। एजुकेशन और हेल्थ पर और खास तौर से पूर्वांचल में क्या किया गया ये बताइए आप। सरकार ने 102, 108 2 एम्बुलेंस सेवा चलाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 102, 108 2 एम्बुलेंस सेवा चलाई और पूरे प्रदेश में अक्रॉस द स्टेट 15 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस अवेलेबल होती है। स्वास्थ्य विभाग में पिछली सरकार ने NHRM में इतना बड़ा घोटाला किया, CMO मरे, ये मरे। इस पूरी सरकार में उस NHM को सुधार कर हर जगह लागू करने किया। जो MBBS की सीटें थी, जब इलाज तो तब होगा जब डॉक्टर होंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने इस 5 साल के कार्यकाल में उन MBBS की सीटों को डबल किया। गोरखपुर में भी एम्स को जैसे इन्होंने मांगा तुरंत जगह दी हमने और उस पर भाजपा के सांसद ने मुकदमा करा दिया ताकि हमें टारगेट कर सकें। तो बहुत ही कीमती जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री दी। इसके अलावा हर चिकित्सा CSC बनाए, PSC बनाए, ये बताइए साथ मेडिकल कॉलेज बनाए। सुन लीजिए, उदयवीर जी, जमीन साथ दी मेडिकल कॉलेज दी बनाए नहीं, और जो हमारा चीजें थी नए वहाँ डॉक्टर पहुँचाए, जो प्राथमिक उपचार केंद्र थे वहाँ डॉक्टर पहुँचे, वहाँ दवाइयाँ पहुँची, वहाँ इलाज हो रहा है। लेकिन आप ये आशा मत करिए इसकी तस्वीर रखिए ना, 5 साल की सरकार ये करेंगे वो करेंगे, ये कर दिया वो ले लिया, का पूरा ये होगा। कर देंगे। अब जो हम मैनिफेस्टो लेके आए हैं उसको आप देखिए। हर जिले पे खान साहब जवाब दीजिएगा। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वादा किया है, हर ब्लॉक पे CSC का वादा किया है। 5 वर्ष के अंदर आप ये आशा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को पेरिस बना दें। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उस दिशा में उन्होंने बहुत तेजी से प्रदेश को बढ़ा दिया है। इसके लिए भी एक बार ताली बजा के तारीफ कर दीजिए। आप जो इतना बोल रहे हैं, आजम खान जो है विकास मंत्री, उन्होंने कितना विकास करवाया है, सिवाय मतलब बयान बेतुके देते हैं जिससे आपस में तफावत पैदा हो हिंदू मुसलमानों में। उन पर कंट्रोल कीजिए, ऐसे लोगों पर जो पार्टी में आपके गलत लोग शामिल हैं। पहली बात तो आजम खान पार्टी के जरिए देश को बांट रहे हैं अपने बयानों से। क्या पूछा मैं नहीं समझा। आजम खान साहब आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, माननीय जी जानना चाहते हैं कि उनके बयानों पर, जो कि देश को समाज को तोड़ने वाले बयान हैं, उन पर क्यों नहीं रोक लगाई जाती, क्यों उनको खुला छोड़ दिया गया है? उन्होंने देश या समाज को तोड़ने का कोई बयान नहीं दिया है। हो सकता है कुछ बयान उनकी अपनी शैली में दिए गए हों, जो किसी कॉन्टेक्स्ट में आए हों, और उसके लिए पार्टी पे अपनी समीक्षा होती रहती है। वो सीनियर लीडर हैं, उनके लेवल के जो लीडर्स हैं वो इस पे उनसे बातचीत करते रहते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी इन्होंने चिकित्सा की बात की है, हर साल आप जितने लोग बैठे हैं सबको पता है, अखबारों में छपता है, गोरखपुर में इंफेक्टिस से सैकड़ों लोग मर रहे थे, सैकड़ों लोग मर रहे थे। यहाँ तक काल में जू नहीं रह गई थी। यहाँ पर धन संपत्ति को इकट्ठा करने का काम हो रहा था, बाप बेटा की लड़ाई हो रही थी, भतीजे की लड़ाई हो रही थी, चचा की लड़ाई हो रही थी। उसके बाद कांग्रेस वालों ने 5 साल 1 महीना पहले, 5 साल में 1 महीना पहले तक समाजवादी पार्टी को पानी पी पी के गाली बक रहे थे कि ये भ्रष्ट है, ये गुंडे की सरकार है, ये फला है, ये ठेका है, विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 1 महीना पहले, चुनाव के 1 महीना पहले पंचर साइकिल बताते थे, उसी के कैरियर पे बैठ गए, 105 सीट पर लड़ रहे और कह रहे हम विकास कर देंगे। क्या एजेंडा लाए हो? आपका एजेंडा ही नहीं कुछ है, आप तो उसी एजेंडे पे काम करने जा रहे हो। जो चीजें आपने नहीं कहा था उस चीजों को करके दिखा दिया। यासू बाबा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये गठबंधन है और ये खुला बंधन है, क्या ये खुला बंधन हो सकता है? गठबंधन बदल सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ। बिल्कुल क्यों नहीं बदल सकता है, पूरी तरीके से बदल सकता है और ये तो तय होगा।
और मैं सुमित जी एक सवाल करना चाहता हूं आप तमाम हजरात से, गठबंधन से भी और खुले बंधन से भी, कि आप लोगों को क्या अपने ऊपर भरोसा नहीं है जो आप धर्मगुरुओं से अपीलें कराते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए? क्या आपके मैनिफेस्टो में आप ऐसी बात नहीं रखते हैं जो आप धर्मगुरुओं को सियासत के अंदर खींच के तमाम धर्मगुरुओं को आप किसी ना किसी तरीके से उनके जाती फायदे उनको दिखा के आप एक पूरी बिरादरी को बदनाम कर रहे हैं? खान साहब आप पे ये सवाल, आजकल अक्सर बयान आपके फेवर में आ रहे हैं, इसलिए नहीं वो फेवर में हमारे बयान दे रहे हैं, हम जाके उनसे बयान दिलवा नहीं रहे हैं। उनकी इच्छा है, वो हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम मना भी नहीं कर सकते हैं। हमारा कोई पार्टी का नेता उनके पास नहीं गया है, वो अपने इच्छा से अरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो धर्म गुरुओं के वहाँ जा रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे भैया लोगों की मांगे पूरी करने की बात कर रहे हैं। सुनिए, हम भी धर्म गुरुओं को वहाँ जाते हैं, हमारा धर्म इस्लाम है तो हम धर्म गुरुओं को वहाँ नहीं जाएंगे क्या? बीएसपी की ही रिजीम में मौलाना को जेल भेजा गया था। जवाब दीजिए। नहीं वो मसला जो है FIR दर्ज हुआ था तो उसमें गए थे, तो उसमें हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कानून व्यवस्था में हम तो पहले भी कह चुके हैं, तब भी मैं कह रहा हूँ, मैं भी आज भी कह रहा हूँ, मैं बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी तो चाहे MH खान हो, चाहे यूसुफ अब्बास साहब हो, चाहे कोई हो, अगर कानून तोड़ेंगे तो जेल जाएंगे। आप सवाल पूछ रही थी। जी मेरा सवाल उदयवीर जी से है। सपा गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट की बात करती है और लोगों को फ्री चीज़ें बांटने की बात करती है, आटा चावल दूध बांटने की बातें कर रही है, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे ताकि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनका डेवलपमेंट होगा। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जी ने आगरा से लेकर बम्बई तक इन्वेस्टमेंट के लिए समिट्स की, बहुत सारे उद्योगपतियों को यहाँ आमंत्रित किया। अकेले टूरिज्म में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। रतन टाटा को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया उद्योगों को लगाने के लिए। जो पैसा उद्योगपति लगाते हैं, प्रदेश सरकार तो अपने बजट से अपने काम करती है, उनका विश्वास जीतना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने इस तरफ काफी काम किया है। स्वाति जी और खान साहब, मैं यूपी की जनता के सामने क्या आप ये वचन दे सकते हैं कि 11 मार्च के बाद आपके बीच कोई गठबंधन नहीं होगा? आप दोनों पार्टियों के बीच नहीं होगा। हम आज भी कह रहे हैं कि सांप्रदायिक पार्टी है, ये जनमानस के खिलाफ पार्टी है, ये नोटबंदी लाकर गरीबों को मारी है। हम इनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ भी नहीं करेंगे, अजीत सिंह के साथ, किसी के साथ नहीं, अजीत सिंह के साथ। अभी हम पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, अभी पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं। अगर मगर का सवाल नहीं उठता है, हम पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं। अगर मगर का कोई सवाल नहीं है, स्वाति सिंह सब पूर्ण बहुमत में आ रहा है। क्या बीजेपी टाई अप करने के बारे में सोच सकती है मायावती के साथ? नहीं, बिल्कुल टाई अप नहीं करेगी। और जहां तक ये हमें सांप्रदायिक पार्टी कह रहे हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगी जो अभी भाई साहब ने भी कहा था कि ये वो बहन जी हैं जिन्होंने एक बार कहा था कि एक कट्टरपंथी होते हैं और कहीं कट्टरपंथी ना जीत जाए, इसलिए मैंने अपने सारे वोट भारतीय जनता पार्टी में मैंने ट्रांसफर करा दिया ताकि वो ना जीत जाए। ये झूठ बात है, ये झूठ बोल रही है। कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं है क्या बोल रही है, कितनी अपॉर्चुनिस्टिक है, पता भी नहीं है क्या बोल रही है बहन जी, कितनी आपको अपॉर्चुनिस्टिक पता भी नहीं है क्या बोल रही हैं आप। उदयवीर जी, क्या इस गठबंधन के पास, यूपी के दो लड़के के गठबंधन के पास संख्या की कमी पड़ती है तो मदद लेंगे किसी की? देखिए, 2 लड़के हमारा प्रचार नहीं है, उसको आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, हमारा प्रचार अरे अब जगह जगह पोस्टर यही लगे हुए, पोस्टर आप सोशल मीडिया में लगा रहे हैं, उसका कोई यूपी को साथ पसंद है, यूपी के 2 लड़के यही हमारा साथ पसंद है और काम बोलता है, कैंपेन है। मैं इसको ऑफिशियली क्लियर कर दूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ 1993 में आपकी भी सरकार में हम थे। बोलने दीजिए, ये बताइए बहुजन समाज पार्टी के साथ थे कि नहीं थे आप? ये बताइए आप। 1993 में आपका गठबंधन हुआ था, ये बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। खाली भारतीय जनता पार्टी का नाम लेंगे और समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लेंगे तो डिबेट सही नहीं होगी। बीपी जी मत बढ़ाइए, बात सुन लीजिए। आप जब से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं तब से हम आपके साथ रहे हैं, न रहेंगे। अरे छोड़िए, इस बात में कोई दम नहीं है। जैसे अभी जो बेटा आपने बाप का रईस होगा, परिवार का रईस होगा, जनता का क्या होगा भाई? अजीत सिंह है, बहुत सारी पार्टी है, ये राजनीतिक दल तय करते हैं। ये बताइए 19 में गठबंधन रहेगा ये आला? 19 में बेस पसंद है, साथ पसंद है। ये जो है 2017 के लिए चुनावी गठबंधन हुआ है। दोनों समान विचारधारा वाले दल हैं, दोनों के बीच में बातचीत 19 तक विचारधारा चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज होगी। हमारी लीडरशिप को लेना है, उस निर्णय के बारे में अदिति आप चाहेंगे ये टाई अप 19 तक चले? नहीं है, मैं खान साहब की तरह नहीं हूँ कि जो मेरे बस में नहीं है उसके अदिति आप चाहेंगे? बात सही आपकी है, आपकी बात सही है। आई थिंक दैट बी ग्रेट अगर ये 19 तक चलता है, पर क्योंकि सेक्युलर सोच की दोनों पार्टीज हैं। तो आप 19 में राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए अखिलेश यादव प्रचार करेंगे? इस पर ये लीडरशिप का डिसीजन है। राहुल जी और माफी के साथ बहुत से सवाल है, बहुत से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप चारों का, खान साहब, स्वाति जी, उदयवीर जी, अदिति जी, थैंक यू सो मच। और लखनऊ की जनता, आप तालियां बजाकर अपने लिए और एक दूसरे के लिए
शुक्रिया आप सबका अपना वक्त निकाल के यहाँ पहुंचे।